देश में लोकसभा चुनाव जारी है और पांचवें फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। बारी है छठे और सातवें फेज की और अब पूर्वांचल के क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इसी सब के बीच आजमगढ़ की जो सीट है वो एक हॉट सीट बनी हुई है, जहां बड़े बड़े मंत्री नेता भाजपा और समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर चुके हैं और एक जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। भाजपा से दिनेश लाल निरहुआ चुनावी मैदान में एक बार फिर उतर गए हैं, वर्तमान सांसद हैं और भौजाई और भैया दोनों को चुनौती दे रहे हैं। क्या एक बोल है सुना है कि भौजाई और भैया दोनों को ही आप डराने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम लोग डराएंगे क्यों। हम तो ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ ने उनको मौका दिया था, पर वो आजमगढ़ को छोड़ के भाग गए और एक भाई जीत के भाग गए, दूसरा भाई हार के भाग गया। तो आजमगढ़ को भगोड़े नेता की आवश्यकता नहीं है, आजमगढ़ में रह के काम करने वाला चाहिए। और आजमगढ़ की जनता ही कह रही है कि हार के भी ये यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है, और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए निरहुआ उसका उदाहरण है। आपने ये भी कहा कि अब भैया आए या भौजाई आए या भैया, लेकिन आजमगढ़ जमकर लड़ैया, ये क्या क्या बोल है? ये बोल ये है कि जब आप आजमगढ़ सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और जीते या हारे भाग जाते हैं, तो आपसे तो अच्छी लड़ाई हम लड़ लेंगे यहाँ, क्योंकि हम यहाँ रह के काम किए हैं। 19 में हम हार गए थे तो भी आजमगढ़ रह के आजमगढ़ की जनता का काम कर रहे थे। हम लोग विश्वविद्यालय बनवा दिए थे हारने के बाद भी, और जब हमको जनता ने मौका दिया तो वो सारे काम जो आजमगढ़ आज़ादी के बाद से ही मांग रहा था वो भी सारा काम करा दिया है। इसी दम पे आजमगढ़ जो है फिर कमल खिलाने जा रहा है। आजमगढ़ में इस बार एक बहुत ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। आपने 2022 में बड़ा उलटफेर किया, लेकिन कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता हमेशा ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है। इस बार कैसे आश्वस्त कर रहे हैं आजमगढ़ की जनता को कि वो सुविधाएं जिनके लिए तरस रहे हैं वो पूरी हो सके? आजमगढ़ खुशहाल हो गया 15 महीने में। आजमगढ़ उनके टाइम पे तरस रहा था, अब नहीं तरस रहा है, अब तो खुशहाल हो गया आजमगढ़। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया, आजमगढ़ में अटल आवासीय विद्यालय बन गया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बन गया, आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, आजमगढ़ में हवाई अड्डा बन गया, यहाँ से जहाज़ चलने लगी, आजमगढ़ में नई रेलवे लाइन बिछ रही है। तो आजमगढ़ तो खुशहाल हो गया। पहले जब इनको समय मिला था तो ये लोग आजमगढ़ में माफियाओं को सह देते थे, गुंडों को सह देते थे। कहीं भी देश में कोई घटना हो जाए तो जो कट्टा मिलता था उस पर लिखा रहता था मेड इन बमौर आजमगढ़। पर वो छवि हम लोगों ने 1.5 साल में चेंज कर दिया। यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया। अब दुनिया से कोई बच्चा यहाँ कट्टा खरीदने नहीं आता है, संगीत सीखने आता है। तो आजमगढ़ तो अब बदल चुका है। लेकिन उसी जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बात की, वहाँ पे इस तरीके की भी खबरों से युवा परेशान रहते हैं कि पेपर नहीं आ पाया, व्हाट्सएप पे मंगाकर फिर उसको प्रिंट आउट करवा कर पेपर दिलवाया जाता है एमए का। ऐसी सिचुएशन पे क्या कहेंगे? अगर कहीं कुछ कमी रही है तो उसको भी ठीक किया जाएगा और अच्छा होगा और बेहतर होगा, क्योंकि हमको तो दिन प्रतिदिन बेहतर होना है और अच्छा करना है और अच्छा करना है, और इसको और बेहतर करेंगे हम लोग। युवाओं में एक बड़ी जो बात चल रही है वो है बेरोजगारी और पेपर लीक की समस्याओं के लिए, उनके लिए कुछ समाधान भी सुझाए? बहुत अच्छा समाधान है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब कुछ भी बनेगा वो हमारे भारत में बनेगा और एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, हर किसी के पास रोजगार होगा। इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपने भरमाओ के कट्टे के बारे में बात की। आजमगढ़ वो क्षेत्र है जो कैफी आजमी का क्षेत्र है, राहुल संस्कृतायन का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जो एक छवि बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं ना कहीं उसमें एक चोट होती थी, एक डेंट होता था। लेकिन कैसे उस छवि को कैसे बदलेंगे? आप आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट का तो काम ही है कि उस संदेश को पहुंचाना। बिल्कुल। आजमगढ़ की छवि कुछ बदलने के लिए क्या प्रयास है दिनेश लाल जी के? हम लोगों ने आजमगढ़ को फिल्म सिटी बना दिया। अब यहाँ कोई आने से डरता नहीं है। यहाँ 1.5 साल में 22 फिल्में शूट हुई है। किसी फिल्म सिटी में इतनी फिल्म नहीं बनती होगी जितनी आजमगढ़ में बनती है। और ये लोग कहते थे कि हीरो है, जीतेगा तो भाग जाएगा मुंबई। हमने कहा हम मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई को आजमगढ़ में उतार देंगे, और यही प्रमाण है कि हमने आजमगढ़ में उतार दिया। 22 फिल्में आजमगढ़ में बनी और लगातार बन रही हैं। मैं चुनाव प्रचार में घूम रहा हूँ तो जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी मेरे साथ घूम रहे हैं, और जिसको जो लोकेशन पसंद आता है वो कहता है भैया चुनाव बाद मेरी शूटिंग यहाँ होगी,
ये घर अच्छा है, मेरी शूटिंग यहाँ होगी, तो वो लोकेशन भी फाइनल होते जा रहा है। चुनाव खत्म होते फिर यहाँ शूटिंग चालू हो जाएगी। अब यहाँ कोई आतंक नहीं है, कोई किसी को भय नहीं है, सुशासन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित कर दिया है और अब किसी को यहाँ आने में कोई भय नहीं लगता। फिल्मों की आपने बात की, क्या यही वजह कि सीएम योगी भी चुटकी ले रहे हैं आप पे, कह रहे हैं कि अब भाजपा कार्यकर्ताओं से फिल्में फिल्माओ, कुछ और भी काम करें वो? नहीं, उन्होंने कहा कि अभी आप यहाँ इतनी फिल्में बना रहे हो तो नए नए कलाकारों को आप यहाँ पे काम देना, जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको मत लगा देना, उनको उनका काम करने देना। तो मैंने कहा महाराज जी, मैं नए नए लोगों को ही मौका दे रहा हूँ। जैसे देखिए ऋत्विक हैं जायसवाल जी, अभी एक फिल्म में ये विलेन का काम करने जा रहे हैं। अच्छा। हमारे अरविंद जायसवाल जी हैं, वो हीरो का काम करने जा रहे हैं। तो ऐसे नए नए जो युवा लोग हैं उनको मैं फिल्मों में ला रहा हूँ। लेकिन विपक्षी जो है लगातार इस बात पे हमलावर हैं कि कहीं ना कहीं आजमगढ़ को अभी भी दंगों से जोड़ा जा रहा है। अपनी स्पीचेस में जो भी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उग्रवाद से जोड़ रहे हैं। क्या इसका कोई काट है? वही तो किया हम लोगों ने कि उसको बदल दिया। समाजवादी पार्टी को जब मौका मिला था तो उन लोगों ने यहाँ आतंकियों को सह दिया, गुंडों को सह दिया, माफियाओं को सह दिया। लेकिन जब बुलडोजर बाबा चाँपने लगे तो सारे माफिया हाँफने लगे। और समाजवादी पार्टी ने अपने टाइम पे जो जेल बनाया था, अब उनके गुंडों को उनके बनाए जेल में उल्टा लटकाने लगे। तो इस तरह से अब यहाँ कोई भी डर का माहौल नहीं है, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं है, कोई माफिया नहीं है। अगर कोई माफिया था तो या तो ऊपर चला गया, या तो मिट्टी में मिल गया, और या तो जेल के अंदर चला गया। इस बार आपको कड़ी चुनौती मिल रही है। पिछली बार जब आप जीते थे तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना था, पॉलिटिकल एनालिस्ट का भी, कि बसपा जो थी उसने जो है आपकी सहायता की। इस बार गुड्डू जमाली सपा के खेमे में है, चुनौती महसूस हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुड्डू जमाली अकेले गए हैं। बसपा तो अपना अलग लड़ रही है और टक्कर दे रही है, बसपा ही टक्कर दे रही है। धर्मेंद्र यादव जी तो मैदान से बाहर हैं, वो तो हार के यहाँ से भाग गए थे, कभी मुंह दिखाया नहीं आजमगढ़ में। तो अब जनता उनसे कह रही है कि भैया हम आपके लिए लड़ रहे थे, हम आपके लिए भीड़ रहे थे और आप मुंह दिखाने नहीं आए। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव ही हमको मिला। अगर हमारे घर पे शादी भी पड़ी तो दिनेश लाल यादव आया, अगर हमारे घर में कोई दुर्घटना हुई तो दिनेश लाल यादव आया। तो हम दिनेश लाल यादव के साथ हैं। तो अब उनका वो यमवाई समीकरण भी यहाँ टूट गया है। अब यहाँ का यादव भी मेरे साथ है, यहाँ का मुसलमान भी मेरे साथ है, और प्रधानमंत्री जी की जितनी लाभकारी योजनाओं का लाभ मिला है बसपा के ज़्यादातर लोगों को, वो लोग भी मेरे साथ आ गए हैं। सपा के लोगों का ये आरोप है कि बसपा ने जो कैंडिडेट बदला, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, आपको मदद करने के लिए उतारा। अच्छी बात है, पूरा देश हमको मदद करना चाहता है, पूरी दुनिया हमको मदद करना चाहती है। बसपा भी कर रही है। अब देखिए, वो उनका अपना मामला है, वो क्या क्या बयान देते हैं, उनके बयान पे आप जाएंगे तो वो विपक्ष भटक चुका है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो झूठ बोलने लगते हैं। कभी कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा, कभी कहते हैं हाथ में संविधान लेके घूम रहे हैं। अरे भैया, संविधान की जो रक्षा कर रहा है वो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। बाबा साहब के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आरक्षण की कोई रक्षा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को इसीलिए तो पूरा देश चाहता है कि सपने नहीं सच में हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षियों का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, संविधान को लेकर जो बयानात आए, लल्लू सिंह जी के हों या अन्य मेरठ से जो आपके कैंडिडेट थे उनके हों, उन्होंने कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाई। अब सबका अपना अपना मत है, सबका अपनी अपनी बुद्धि है। कौन अपने बुद्धि से क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि देश को मोदी के गारंटी पे भरोसा है, और मोदी जी ने जब कह दिया है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाएंगे, हर युवा के पास रोजगार होगा, और सबसे बड़ी बात, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और विकसित राष्ट्र का मतलब होता है कि कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, और सब खुशहाल होंगे। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, बेरोजगारी पे एक कोई बयान वायरल हुआ था कि भाई जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे उस पे? मुझे लगता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है उसके संदर्भ में हम कुछ जवाब दे रहे हैं। अब उसमें से छोटा सा एक पॉइंट काट के और उसमें तुष्टीकरण खोज लिया कांग्रेस ने, ओवैसी जी ने, इन लोगों ने खोज लिया।
हमने जो बात कहा था, ये बात कहा था, किसी ने सवाल पूछा कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो हमने कहा कि सरकारी नौकरी सीमित है, तो आपको अपना परिवार भी थोड़ा छोटा रखना चाहिए। ना मैंने किसी हिंदू का नाम लिया, ना मुसलमान का नाम लिया, लेकिन वो जो कांग्रेस है वहाँ से भी तुष्टीकरण पकड़ ली कि अरे मुसलमानों को बोल रहा है। नहीं बोल रहा है भाई, यहाँ हिंदू भी ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि भैया 10 गो बेटी हैं, कैसे ब्याह करी। तो ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, हम लोग उनको सहायता करते हैं, पर हम उनसे निवेदन भी करते हैं कि ठीक है चाची, ठीक है बहनी, थोड़ा आप लोग भी सोचा कि सरकार अगर कहत है कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। मेरे कहने का जो पूरा अर्थ था ये था, पर उसको कांग्रेस को मिल गया कि भाई उसमें से कुछ तोड़ मरोड़ के और अपना शुरू हो गया। तो कांग्रेस का काम ही यही है। मैंने देखा है कांग्रेस को या सपा को, ये लोग सदन में देश का समय बर्बाद करते हैं, देश का पैसा बर्बाद करते हैं, और मुद्दे की बात नहीं करके ऐसे ही झूठ बोल बोल करके और लोगों को भटकाते रहते हैं। तो अब इनका कुछ होना नहीं है, वैसे भी ये ख़त्म हो चुके हैं। और देखिए 400 सीट जीतकर हम लोग फिर से आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थे दिनेश लाल निरहुआ जी, जिनका साफ बहुत तौर बहुत पे धन्यवाद। कहना है कि पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर।